एल्काइन ले लिया, कोई एल्काइन ले लिया, मान लीजिए आपने कोई एल्काइन ले लिया, ठीक है। जब आप कोई एल्काइन लेंगे, एल्काइन देखो जरा, जब आप कोई भी एल्काइन लेंगे, कोई भी एल्काइन, जैसे मान लीजिए आपने कोई एल्काइन ले लिया और उस एल्काइन में मान लीजिए आपने H2 निकल यूज किया, सपोज मान लीजिए आपने उसमें आपने H2 निकल यूज कर लिया, H2 निकल। तो जब आप उस एल्काइन में H2 निकल यूज करेंगे, H2 निकल आप जब इस एल्काइन में यूज करेंगे तो इस एल्काइन को ना वो क्या करेगा ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह पहले डबल बॉन्ड में चेंज करेगा एल्कीन में, उसके बाद भी रुकेगा नहीं, ये सीधे इसको ले जाके एल्केन में बदल देगा। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने एल्काइन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो वो रिएक्शन सीधे एल्केन पे ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकने वाला, ठीक है। ये सीधे रिएक्शन एल्केन पे रुकेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये सीधे रिएक्शन जाके एल्केन पे रुकेगा, ये मैंने आपको सिखा दिया। ये रिएक्शन रुकेगा। तो ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ तक तो हमें आता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए आपको बीच में रुकना, आपको एल्कीन ही बनाना है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सर मैं एल्कीन बनाऊं, आप बीच में रुक जाओ। मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि किसी भी एल्काइन में, किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में यदि आपने H2 निकल यूज किया, मतलब हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट यूज किया, तो वो सीधे एल्केन ही बनने वाला है, बीच में वो ट्रेन नहीं रुकेगी, बीच में नहीं रुकेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट को नहीं बोले कि नहीं सर मुझे तो ये करना है कि मुझे रिएक्शन में केवल एल्कीन ही बनाना है, मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है। भाई कोई बोले कि सर मुझे बस इतना करना है, मुझे एल्काइन लेना है और एल्काइन से एल्कीन बनाना है, केवल एल्कीन बनाना है। तो बच्चों जब कभी भी आपको एल्काइन से एल्कीन बनाना हो, मतलब केवल एक स्टेप चलना हो, केवल एक स्टेप, तो बच्चों उस प्रोसेस को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, सॉरी पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। पार्शियल मतलब केवल एक स्टेप चलना, केवल एक स्टेप, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो प्रश्न ये कि सर पार्शियल हाइड्रोजनेशन फिर कैसे कराएं? तो आपको अच्छे से पता है कि यदि आपने H2 निकल ले लिया तो भैया पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, वो तो सीधे एल्काइन को सीधे एल्केन में बदल के ही रुकेगा। लेकिन हमें क्या कराना, हमें पार्शियल कराना। पार्शियल मतलब हम ये चाहते हैं कि सर ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रोक दिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रोक दिया जाए। तो बच्चों जरा देखो हम लोग क्या करेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग पता है क्या ना, हमारा आज का हेडिंग है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन समझते हैं ना, हाइड्रोजनेशन मतलब किसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन का ऐड होना, ये तो आपको मैंने बता दिया था। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का ऐड होना, कहां पे, किसी कार्बन डबल बॉन्ड पर या किसी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, इस पे, इसी को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होता है, इसलिए इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। खैर, अच्छा जब मैं आपको लिंक भेज दूं, जब मैं आपको टाइम बता दूं, तो कृपया आप टाइम से ही क्लास में ऐड हो। इसके बाद भविष्य में मैं आपकी गारंटी नहीं लूंगा, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि नीट का पेपर आने वाला है। जिसको डॉक्टर बनना वो बनेगा, जिसको नहीं बनना उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि अब समझाते समझाते समय हो चुका है। जय पटेल जो भी लोग हैं ना, जो लोग वीडियो के थ्रू ऑनलाइन होते थे, वो कृपया वीडियो के थ्रू ऑनलाइन ही रहे। और सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट की मेरी क्लास है, उसके बाद बाकी क्लास में आराम से सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्लास में सोए, जैसे जेम्स पटेल, कृपया वीडियो के थ्रू ये ऑनलाइन रहे, भलाई में इसी में तुम लोग की, बाकी जो करना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो जरा देखो ध्यान से। तो अब हमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है। पार्शियल मतलब हमें एक स्टेप में रिएक्शन करना है, जरा ध्यान सुनिएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली रिएक्शन होती है, जो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं मैं, सॉरी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब मुझे एक स्टेप में रोकना है रिएक्शन को। तो बच्चों इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम इसी का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंड-लार्स कैटलिस्ट। लिंड-लार्स कैटलिस्ट होता है, बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान सुनना,
मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको रिएक्शन बता दूंगा, नहीं, ये कैसे काम करते हैं भी बताऊंगा। ये लिनलार्ड कैटलिस्ट सर क्या होता है, देखो जरा क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि आपने H2 निकल यूज किया, मान लीजिए कि आपने आपने मान लीजिए कि H2 और PD यूज किया। जब आप ये यूज करेंगे तो मुझे बताइए क्या ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेगा? नहीं, ये क्या करेगा, ये सीधे ट्रिपल बॉन्ड को सीधे सिंगल बॉन्ड पे ले जाकर रोकेगा। तो आप क्या करिए, इसमें कुछ पॉइजन डाल दीजिए। पॉइजन समझते हैं ना, इसमें कुछ पॉइजन डाल दीजिए। पॉइजन से क्या होगा, पॉइजन क्या करेगा बताता हूं। पॉइजन के रूप में क्या डालना, देखो पॉइजन क्यों डालना है, पॉइजन इसलिए डालना है ताकि ये एल्काइन एल्कीन पे जाके रुक जाए। देखो हमें तो हाइड्रोजनेशन ही कराना है, हमें तो H2 को ऐड ही करना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि H2 का ऐड होना केवल एक स्टेप तक, बीच में हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम पॉइजन मिलाएंगे। पॉइजन में क्या मिलाएंगे जरा देखो, BaSO4 मिला लेते हैं बेरियम सल्फेट के साथ। बेरियम सल्फेट के साथ क्यूनोलिन मिलाते हैं, क्यूनोलिन, क्यूनोलिन। अब प्लस सल्फर मिलाते हैं। साहब ये पॉइजन है। कुछ जगह आपको ये भी दिख रहा होगा, जरा देखो, प्लेटिनम के साथ आपको कैल्शियम कार्बोनेट भी दिख रहा होगा, है ना, साथ में क्यूनिलीन भी दिख रहा होगा, और साथ में सल्फर दिख रहा होगा। मतलब BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिला सकते हैं। मैं क्यूनिलीन का फॉर्मूला इधर बगल बता देता हूं कि आप 2 बेंजीन चिपका दें, और 2 बेंजीन में, एक बेंजीन में नाइट्रोजन लगा दें, सब ये क्यूनिलीन होता है। खैर हमें फॉर्मूला नहीं देखना, जरा ध्यान से सुनिए आगे। अब होगा क्या सर, होगा ये, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ट्रिपल बॉन्ड लिया, आपने कोई ऐसे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ध्यान से देखिएगा ना, आपने कोई इसमें ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, और इस ट्रिपल बॉन्ड में आपने क्या किया, इस ट्रिपल बॉन्ड में आपने क्या किया, इस ट्रिपल बॉन्ड में आपने H2 के साथ आपने PD मिलाया। तो बच्चों यदि आपने H2 के साथ PD मिलाएंगे तो आपको भी पता कि रिएक्शन बीच में तो रुकेगा नहीं, सीधे कहां जाकर रुकेगा, वो सीधे एल्केन पे रुकेगा। लेकिन आप क्या करो, इसमें पॉइजन डाल दो। अब क्या करो, इसमें पॉइजन डाल दो। क्या पॉइजन डाल दो, देखो इसमें पॉइजन के फॉर्म में BaSO4 डाल दो, BaSO4 डाल दो पॉइजन के फॉर्म में, और साथ में क्यूनेलिन डाल दो, क्यूनेलिन, क्यूनेलिन डाल दो, और ये रहा सल्फर डाल दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि ये जो एल्कीन है ना, ये जो एल्काइन है ना, ये एल्काइन क्या होगा, ये एल्काइन बच्चों ना एल्कीन में आके ना, एल्कीन में आके रुक जाएगा। यहाँ तो R पहले से था, यहाँ भी R पहले से था। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी सीन एडिशन होगा, सीन मतलब सामने से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी सामने से हाइड्रोजन आएगा, और ये एल्कीन में रुक जाएगा। ये रहा एल्काइन और ये रहा एल्कीन। जैसे मान लीजिए कभी किसी स्टूडेंट को ना एल्काइन से एल्कीन बनाना हो तो उसे लिनलार्ड कैटलिस्ट यूज करना चाहिए। लिनलार्ड कैटलिस्ट बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है, वो एक हाइड्रोजनेशन का हिस्सा, लेकिन आपने उसमें कुछ पॉइजन मिला दिया। पॉइजन मिलाने से क्या होगा, पॉइजन मिलाने से वो रिएक्शन एक ही स्टेप में जाकर रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों होता, कैसे होता, मैं यही समझाने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बता दीजिए क्या आपको समझ में आया लिनलार्ड कैटलिस्ट क्या करता है। लिनलार्ड कैटलिस्ट एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन का स्टेप है जो कि किसी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ले जाकर रोक देता है। लिनलार्ड कैटलिस्ट का हमें रिएजेंट क्या क्या याद करना है, H2 प्लेटिनम के साथ बेरियम सल्फेट, क्यूनिलीन, सल्फर, या बेरियम सल्फेट की जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ये किसी भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे ले जाके रोक देगा। ठीक है, अब कैसे होता है ये बता देता हूँ, पहले आप इसकी फोटो तो ले लें। कैसे होता है ये बता देता हूँ, ये ऐसा ही कैसे होता है ये बता देता हूँ, लेकिन प्लीज इसकी फोटो ले लें। थोड़ा फास्ट इसकी फोटो लें। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा नींद के कारण हो सकता है समय से उठ नहीं पा रहे हो ना, तो बच्चों आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं। इस बार मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार नीट में सिलेक्शन लेना बड़ा आसान काम है। क्यों आसान काम है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए आपके साथ यदि 10 फ्रेंड ना साथ में नीट की प्रिपरेशन शुरू किए थे ना, तो बच्चों उसमें से 8 लोगों ने संन्यास ले लिया। संन्यास मतलब भले वो नीट में जुड़े हैं लेकिन वो पढ़ना बंद कर दिया। तो बच्चों बताओ मुझे कंपटीशन कितने लोगों में रहा, मात्र 2 बच्चों में कंपटीशन रहा। तो ये पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, अहमदाबाद से लेकर गुजरात में सब जगह ने बच्चों ने संन्यास ले लिया है। बस केवल कुछ बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें अगर आपने पढ़ाई किया तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, मेहनत कर लो, सुबह उठ लो, पढ़ लो,
उसके बाद फिर आराम से सोना, एक बार मेडिकल कॉलेज में चल जाना, 10 बजे सो के उठ के जाना। लेकिन बच्चों इसके पहले प्लीज पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर बच्चों पूरा जीवन भी फिर BA BSc करोगे, फिर उसमें भाग दौड़ करोगे, पूरा जीवन परेशान रहोगे। अभी भी समय है, बाकी तो आपकी इच्छा। कैसे होता है मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपने निकिल का एक क्रिस्टल ले लिया, मान लीजिए निकिल का एक एटम ले लिया, निकिल का एक टुकड़ा बना देता हूँ। ये निकिल का मान लीजिए टुकड़ा है ऐसे, ये निकिल का टुकड़ा है ना। मान लीजिए टुकड़ा तो ऐसा नहीं होगा ना, टुकड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, टुकड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये निकिल के जो ये जो बीच वाले है ना, बीच वाले जो निकिल का टुकड़ा है ना, बीच वाला, उसकी तो बैलेंस ही सेटिस्फाई है, उसको तो चिंता करने की जरूरत नहीं भाई साहब। ये जो बीच, आप बीच वाले को देखिए, ये जो बीच का निकिल का टुकड़ा है, ये तो चारों ओर से इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई है, लेकिन इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं है, इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं है, इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं है। तो इसीलिए तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने सरफेस पे कोई भी रिएक्शन अच्छे से करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके सरफेस रिएक्शन के लिए बड़ा अच्छा जगह है, इसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चे मुझे एक बात बता दो, मान लो कि ये सरफेस रहा, ये सरफेस रहा, ये सरफेस रहा, ये सरफेस रहा, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। तो यदि आपने मान लीजिए रिएक्शन कराया, तो एल्काइन क्या करेगा, एल्काइन सीधे एल्कीन में जाकर रुकेगा, क्योंकि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजॉर्प्शन अधिक से अधिक फास्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई पॉइजन मिला दिया, पॉइजन, तो पॉइजन क्या होगा, पॉइजन इसके सरफेस के एक्टिव साइट पे जाकर बैठ जाएगा। भाई एक्टिव साइट है, जहां पे उसके बैलेंस एक्टिव साइट पे जाकर बैठ जाएगा। जब एक्टिव साइट पे बैठ जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे ले जाके ही रोक पाएगा, आगे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने लिलार्ड कैटलिस्ट डाला ना, ये पॉइजन की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, ये जो एक्टिव साइट है ना, ये जो बाहरी आपको दिख रहा है ना, एक्टिव साइट जो रिएक्शन कराते हैं, जाके उन्हीं पे बैठ जाता है। कृपया जय पटेल नींद में ना रहो यार, कुछ दिन की बात है, फिर भविष्य में सोते रहना, है ना। इसलिए तो बोलता हूँ वीडियो ऑफ ना किया करो। खैर, तो ये लिंडार्ड क्रिस्टल क्या करता है, इसके सरफेस पे जाके बैठ जाता 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 है। जब इसके सरफेस पे जाके बैठेगा तो एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देगा। जब एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देगा तो रिएक्शन आपका एल्काइन से एल्केन में नहीं जाएगा, बीच में जाके रुक जाएगा। तो मैंने आपको इतना बता दिया, अब आगे देखते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता है। और इसको पॉइजन क्यों बोलते हैं? पॉइजन इसलिए बोलते हैं कि ये ना आप जो भी डी ब्लॉक का सरफेस लेंगे ना, उसके एक्टिव साइड पे जाके बैठ जाएगा, और एक्टिव साइड पे बैठने के बाद ना उस रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा। इसलिए कोई भी चीज ना लिंडार्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना केवल एक ही स्टेप होती है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। खैर, आगे देखते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों। एकदम सेम लिंडार्ड कैटलिस्ट की एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे एक चीज का जवाब दो जरा, मुझे एक चीज का जवाब दो, आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैंने कोई एसिड हैलाइड लिया, और एसिड हैलाइड का मान लीजिए मैंने रिडक्शन करा, बोलो प्रोडक्ट क्या बनता है? पहले प्रोडक्ट बताइएगा जो मैंने सिखाया, बताइए। एसिड हैलाइड के रिडक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? कहां से ब्रेक होता है? यहां से ब्रेक होता है भाई, यहां से ब्रेक होता है, और यहां से ब्रेक होता है, बनता है अल्कोहल, और साथ में HCl बनता है ना, बनता है, ठीक। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हो, जो भी कुछ भी ले सकता है वो सब करा सकता है, तो बच्चों आपका अल्कोहल बनता है, ये पूरी दुनिया पता है, पूरी दुनिया को पता है, आप भी जानते हैं, मैं सिखा चुका हूँ। लेकिन यदि आप इस एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, एल्डिहाइड RCHO, यदि आप इसी एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं बच्चों, तो इसमें लिंडार्ड कैटलिस्ट डाल दीजिए। एक बार फिर सुनो, एसिड हैलाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, ये पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बीच की रिएक्शन में तब एल्डिहाइड पे रोकना है इसको ना, तब लिंडार्ड कैटलिस्ट डाल दीजिए। समझ गए? लिंडार्ड कैटलिस्ट क्या, एक बार फिर देख लो। लिंडार्ड कैटलिस्ट में हाइड्रोजन ले लो, प्लेटिनम ले लो, इसमें पॉइजन मिला दो, पॉइजन मतलब बेरियम सल्फेट मिला लो, प्लस क्यूनिलीन मिला लो, और सल्फर मिला लो। और बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन को आपने अपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा। इसी को रोजनमंड रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। रोजनमंड
क्या आपने रोजनमंड क्या आपने रोजनमंड रिडक्शन सुना? रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहीं भी? लिख देता हूं इसका नाम। भाई आपने एनसाइटी में सुना होगा ना, एनसाइटी का तो बड़ा फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनमंड्स रिडक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कभी आपको एल्डिहाइड बनाना हो, कभी आपको एल्डिहाइड मान लो सपोज बनाना, क्योंकि बाद में तो हम लोग सब मिला के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ना। मान लीजिए कभी आपको एल्डिहाइड बनाना हो और आपके पास एसिड हैलाइड है, तो क्या करोगे? आप लिनलार्ड कैटलिस्ट डाल देना, है ना, डालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब मान लीजिए आपने लिनलार्ड कैटलिस्ट नहीं डाला, एस्टोनिकल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो एल्कोहल बनेगा साहब, है ना। लेकिन अगर आपको एसिड हैलाइड से कभी भी एल्डिहाइड बनाना हो, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है ना कि आप रोजनमंड रिडक्शन करा दीजिए। रोजनमंड रिडक्शन इनका नाम है, इसी पे रिएक्शन है जिसमें लिनलार्ड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। कोई भी एसिड हैलाइड एल्डिहाइड पे जाकर रुक जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी जे नीट में आ चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसको आप याद कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। वैसे याद तो हो गया होगा, खैर कोई बात। शुरू करते हैं एक एक करके ना, स्टार्ट करते हैं। दो तीन रिएक्शन बता देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमने सबसे पहले लिनलार्ड कैटलिस्ट के बारे में सुना। लिनलार्ड कैटलिस्ट क्या करता है? सर, लिनलार्ड कैटलिस्ट किसी भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे ले जाके रोक देता है, ठीक है। और लिनलार्ड कैटलिस्ट की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? रोजनमंड रिडक्शन। ये क्या है? किसी भी एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड बनाने का एक टेक्निक है जिसको रोजनमंड रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, मुझे बताओ, ये जो आपको एल्काइन दिख रहा है, ये जो एल्काइन दिख रहा है, ये तो टर्मिनल नहीं है ना, ये तो किनारे पर नहीं है ना। तो इस एल्काइन को बोलेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब ऐसा एल्काइन जो किनारे पे ना हो, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। आता सब ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। हेलो, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। नॉन टर्मिनल एल्काइन समझते हैं ना, जो टर्मिनल समझते हैं ना, टर्मिनल मतलब किनारा होता है, ये किनारे पे तो है नहीं, देखो बीच में है ना, तो ये नॉन टर्मिनल है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो। अब मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया, सॉरी ऑडियो नहीं रहेगा, तो मुझे बताओ क्या ये टर्मिनल एल्काइन है? ये टर्मिनल एल्काइन है। हाँ। और आपने लिनलार्ड कैटलिस्ट डाल दिया, बच्चों इसको बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन, इसको बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया और यदि आपने टर्मिनल एल्काइन लिया, कुछ भी लिया, तो बच्चों ये सबको ना डबल बॉन्ड पे ले जाके रोक देगा। देखो, इससे भी एल्कीन बन गया। कुछ नहीं करना, वहां के पाई बॉन्ड को हटाना, केवल एक पाई बॉन्ड को हटाना, केवल एक। देख रहे हो ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को इसने डबल बॉन्ड में चेंज कर दिया, यहाँ के ट्रिपल बॉन्ड को इसने डबल बॉन्ड में चेंज कर दिया। बस अंतर ये है कि ये टर्मिनल अल्काइन और ये नॉन टर्मिनल, एक रिजेक्शन तो वही है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि सर मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ये कौन सा डबल बॉन्ड है? ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है ना, ये टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन है। और आपने सोचा कि मैं लिनलार्ड कैटलिस्ट यूज कर लूं, साहब इसमें रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं नॉन टर्मिनल ले लूं एल्कीन ऐसे, और आपने सोचा कि मैं रिएक्शन करा दूं, साहब नो रिएक्शन। तो एक बात तो पता चल गई, क्या पता चल गई? कि लिनलार्ड कैटलिस्ट केवल और केवल ना ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है, केवल यही काम करता है साहब, और वो ये कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। कौन सा ट्रिपल बॉन्ड? चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड किनारे वाला ले, टर्मिनल वाला, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड किनारे वाला ना ले, तब भी दोनों ट्रिपल बॉन्ड को ये एल्कीन में बदलेगा। और लिनलार्ड कैटलिस्ट की एक रिएक्शन फेमस है जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिनलार्ड कैटलिस्ट एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन है जिसमें किसी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे ले जाकर रोका जा सकता है। और मैंने आपको ये रिएक्शन याद करा दी है। जरा कृपया इसकी एक फोटो ले लें ताकि हम आगे बढ़े। अब आप ये बताओ बच्चों कि जो बच्चे अभी ऐड हो रहे होंगे, आप सोचिए उनका ये कंसेप्ट कितना खराब होगा। आप सोच लीजिए, जैसे मान लो मंथन सोलंकी अब ऐड हो रहा है, ठीक है आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप जे नीट में आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ना, आपको मैंने ये टर्मिनल ये नॉन टर्मिनल बताया ना, अभी देखिएगा इसका कितना इंपॉर्टेंट यूज, अभी इसी पे पेपर में क्वेश्चन आया, अभी दिखाते हैं अभी आगे चल के ना, इसलिए टर्मिनल नॉन टर्मिनल बोल रहा हूँ। बच्चों याद रखिएगा, ये आपका टर्मिनल
एल्कीन है, ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। खैर इसको हटाते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे मैंने करा भी दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए हमें क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लो बच्चों की एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, और इस ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन आपने लिंडार्ड कैटलिस्ट से कराया, कैसे पता? इसमें रिएजेंट ऐसे लिखा होगा H2PD और BSO4 लिखा रहता, कभी पूरा नहीं लिखा होगा तब भी समझ लेना कि ये लिंडार्ड कैटलिस्ट है। तो मुझे बताओ क्या ये सीन एडिशन होगा? आपको पता ना सीन एडिशन होगा क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है। तो ये कंपाउंड ए बना। इसके बाद उसने क्या किया, इसमें ड्यूट्रियम और निकल का यूज कराया, और उसके बाद बी बना। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि ए और बी क्या है, तो बड़ा सिंपल काम है। मुझे बताओ किसी ट्रिपल बॉन्ड में यदि आपने लिंडार्ड कैटलिस्ट यूज किया तो क्या बनता है, मुझे आप बता दीजिए। एल्कीन बनता है, एल्कीन। और सीन एडिशन, तो मैं ऐसे 4 कार्बन के एल्कीन बना देता हूँ। 4 कार्बन है, ये तो दिख रहा ना, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2, एक 3 और ये 4, दिख रहा। अच्छा सीधा क्यों बनाया? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों ना, ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp होता है, और sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इसको सीधा बनाया। बाकी तब समझदार है। तो ये देखो बच्चों सीन एडिशन हुआ, मतलब इससे आपको सीस ब्यूट2इन मिला, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपने जैसे ड्यूट्रियम का यूज किया तो ये भी सीन एडिशन होगा। सीन मतलब ये सामने से अटैक जाके अटैक करेगा सामने से। तो जैसे ये सामने, मुझे बताइए, कल मैंने बताया था किसी सीस एल्कीन पर यदि आपने किसी सीस एल्कीन पर यदि आपने सीन एडिशन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीसो बनता है, मीसो कंपाउंड। ये आप नॉर्मल मान लीजिए, ड्यूट्रियम को इधर से ऐड कर लीजिए, ये ड्यूट्रियम को, ये तो मीसो है ना, देखो ये मीसो आंसर। भाई आपको पता ना दोनों से ड्यूट्रियम जुड़ रही है, ये ड्यूट्रियम जुड़ेगा नहीं। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो रिवाइज करेगा ना उसी को पूरी बात समझ में आएगी। देखो बच्चों ये बोर्ड जीएसबी नहीं है, ये जेई नीट है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरी एनसीईआरटी बता रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आपको किसी गाइड और किसी से जरूरत नहीं, आप सभी क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन। तो बच्चों हमने, मुझे बताओ क्या हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस में पहला पढ़ा दिया आपको? मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट बच्चों इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जो काम लिंडार्ड कैटलिस्ट करता है ना, सेम टू सेम P2 कैटलिस्ट भी वही करता है। मतलब अभी तक आपने जो कहानी पढ़ रखा ना, बस P2 कैटलिस्ट अगर आपको दिखाई देगा उसी में चिपका देना, और कुछ मत करना। अब P2 कैटलिस्ट क्या होता है? P2 कैटलिस्ट बच्चों निकल बोराइड होता है। निकल बोराइड का फॉर्मूला होता है Ni2B। कभी आपको ये दिख जाए ना तो आपको लिंडार्ड कैटलिस्ट की तरह ही सोचना, आपको और दिमाग नहीं लगाना है। लिख देता हूं निकल बोराइड। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका जो फंक्शन है ना, इसका जो काम है ना, इसका जो फंक्शन है बिल्कुल सेम। कैसा? सेम टू सेम किसकी जैसा है? लिंडार्ड कैटलिस्ट की तरह है। तो मैंने आपको 2 पढ़ा दिया। 2 कौन सा पढ़ा दिया? एक आपको लिंडार्ड कैटलिस्ट पढ़ा दिया और एक आपको मैंने P2 कैटलिस्ट पढ़ा दिया। मैं बताना चाहता हूं, एक बार फिर सुन लीजिए कि ये भी आपका सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये सीन एडिशन और मतलब ये एंटी एडिशन का क्या मामला? मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। एक बार यार इसकी फोटो ले लीजिए, ताकि कम से कम मोबाइल जब आप ऐसा रोटेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा साहब ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा, हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस में 2 लिस्ट बता दिया, इसको हटा के तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं। देखो बच्चों आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत जल्दी समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, और जल्दी जब समाप्त हो जाएगा ना तब अपना कॉन्फिडेंस देखना। तब ना आप, मैं बताना चाहता हूँ ना कि आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, बस नोट्स आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको सब समझ में आएगा। जरा देखिएगा, मैं लिखना चाहता हूँ, देखो जरा, जब कभी आपको सॉलिड सरफेस दिखाई दे, सॉलिड सरफेस, अभी आपको सॉलिड सरफेस दिखाई दिया ना, सॉलिड सरफेस समझ रहे हैं ना, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड सरफेस की तरह काम करते हैं नहीं करते हैं? तो इसमें कौन कौन सा था? एक तो H2 निकल था जिसको कैटालिटिक हाइड्रोजन कहते हो, तो उसमें पूरा हाइड्रोजन होता है।
एक कौन सा पढ़ा है मैंने, लिलार्ड कैटलिस्ट पढ़ा है। लिलार्ड कैटलिस्ट भी तो वही है, सॉलिड सरफेस ही तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे जाकर रुक जाता है। अभी P2 कैटलिस्ट पढ़ा है, P2 कैटलिस्ट भी क्या है, P2 कैटलिस्ट बच्चों आपका ना वो भी सॉलिड सरफेस है, तो उसमें भी सीन एडिशन होता है। सॉलिड सरफेस पर, ये बात लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सॉलिड सरफेस पर सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन समझ रहे हो, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, एक बार दिखा भी देता हूं, तो बच्चों हाइड्रोजन दोनों सामने से आएगा, इसको बोलते हैं सीन एडिशन, दोनों सामने से अटैक करेगा, हाइड्रोजन या ड्यूटियम। अब मान लीजिए, लेकिन यदि यदि मान लीजिए लिक्विड सरफेस हो, लिक्विड सरफेस हो, या कोई मान लो गैसेस सरफेस हो, तो इस केस में ना एंटी एडिशन नॉर्मली होता है। एंटी एडिशन मतलब जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन मान लीजिए इधर से अटैक कर लिया, एक हाइड्रोजन इधर से अटैक कर लिया। तो मुझे बताओ, क्या अभी तक हमने आपको सीन एडिशन ही पढ़ा है अभी तक? क्योंकि अभी तक हमारे पास सीन एडिशन क्यों पढ़ा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो सरफेस थे वो सॉलिड सरफेस थे। सॉलिड सरफेस समझ रहे हो ना आप? सिंपल से मुझे बताओ, अगर आप ये सरफेस ले लोगे तो इधर से तो हाइड्रोजन आएगा और कोई चांस थोड़े है, ये सरफेस पूरा है भाई, इसी सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के आने के चांसेस तो सामने से तो है। तो जरा इसकी फोटो ले लो ताकि आपको याद रहे कि सीन एडिशन होता है, बहुत जरूरी है भाई साहब, गलती नहीं करना ना, सीन एडिशन होता है। खैर अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझ गए कि अगर कोई सॉलिड सरफेस है तो उसमें सीन एडिशन होता है, और लिक्विड और गैसेस के फेज में एंटी एडिशन होता है। अगर आप ध्यान सुनिएगा, तो बच्चों दो मैंने पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, और आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा तीसरा। बच्चों जो तीसरा है उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, मैं पूरा इंग्लिश लिख रहा हूं, BIRCH, बर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। अच्छा आप ही सोचिए बच्चों, जिन बच्चों का मान लीजिए जो समय से ऐड नहीं हो पाया उनका तो ये रिडक्शन भी चला गया, जबकि आपको भी पता है कि रिडक्शन बड़ा आसान टॉपिक है यदि आपने रेगुलर मेरे साथ मेहनत किया होगा। बर्च रिडक्शन भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, कैसे इंपॉर्टेंट भी समझ में आ जाएगा। जो बर्च रिडक्शन होता है ना वो लिक्विड कैटलिस्ट है, लिक्विड कैटलिस्ट। तो मुझे बताओ, अगर ये लिक्विड कैटलिस्ट होगा तो सीन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? एंटी इसमें एंटी एडिशन होता है सर, कैसे लिक्विड कैटलिस्ट है ये भी आपको दिख जाएगा, इसलिए इसमें एंटी एडिशन, इसलिए इसमें एंटी एडिशन होता है। अब इसमें 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 रिएजेंट क्या यूज करते हैं, देखो रिएजेंट आपको लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। कैसे पता चलेगा सर बर्च रिडक्शन कराना, भाई रिएजेंट देख के पता करेंगे। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है बच्चों वो होता है सोडियम, और साथ में लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन के सामने अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया लिखा हो तो तुरंत कहना सर बर्च रिडक्शन आ चुका है, सर बर्च रिडक्शन आ चुका है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, लिनलार्ड कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन, ये तीनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब यह रिएक्शन को केवल एक स्टेप तक ही ले जाएंगे, एक स्टेप मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, और किस कहीं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, वो तभी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का तीसरा है, ये बात याद रखिएगा। अब होता क्या बच्चों, आप कुछ जगह पे ये सोडियम की जगह पे लोगों ने लिथियम यूज किया, तो आप डरिएगा मत, दोनों सही है, लिथियम और लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं। आपको पता है ये मेटल है, तो ये क्या देगा, ये हमको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या देगा साहब, हमको ये H+ देगा, ये बात याद रखिएगा। लिक्विड अमोनिया हमको H+ सप्लाई करेगा, लिक्विड अमोनिया, और ये जो मेटल हमको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जरा ध्यान सुनिए, इस इलेक्ट्रॉन से हम क्या कराएंगे, इस इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रोनेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोनेशन। अभी क्या होता बता देता हूं, अभी बता भी देता हूं। और इस हाइड्रोजन से हम प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन। इसका मतलब मैं जो काम कराने वाला हूं वो इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होने वाला है सर। मतलब मुझे बात बता, मान लो ये कार्बन है, आपको मैं एक सिंपल तरीके बता रहा हूं, मान लो ये कार्बन है, अब ये कार्बन बेचारा प्लस है, जब ये प्लस है, मान लो ये कार्बन ये प्लस है, तो इसको तो H- के बीच में थोड़ा नेटवर्क के लिए परेशान ना हो, मैं फिर से दोबारा शुरू से ऑन कर देता हूं।
ज्यादा सुनिए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि सीओ है, मैं अब दिखाना, तो जब सीओ का ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जब सीओ का बॉन्ड ब्रेक, मान लीजिए आपको इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। जब ये प्लस माइनस आएगा, और मान लीजिए आप इसमें हाइड्रोजन चिपकाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए भाई किसी में हाइड्रोजन चिपकाना तो रिडक्शन कहलाता है। तो मान लीजिए आप हाइड्रोजन चिपकाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास केवल H प्लस ही है, आपके पास और कोई हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, तो आप इस H प्लस को तो यहाँ तो चिपका देंगे, तो ये तो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे चिपकाएंगे? तब क्या करेंगे? आप इस सोडियम से ना इसको इलेक्ट्रॉन मार मार के, इसको इलेक्ट्रॉन दे दे के ना क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोनेशन करके इस पे भी माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन चिपका देंगे। तो आपने क्या कराया? आपने सबसे पहले सोडियम से इलेक्ट्रोनेशन करा, आपने इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर करके पहले इसको निगेटिव कर लिया, और फिर हाइड्रोजन चिपका दिया। तो सब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। समझ गया ना इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन क्या होता है? अभी मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, मैं पूरी इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन बस इतना याद रखें साहब, ये बर्च रिडक्शन है, ये लिक्विड कैटलिस्ट है, इसमें एंटी एडिशन होता है, इसका जो रिएजेंट है वो लिथियम या सोडियम कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ ले सकते हैं। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जो ये है वो H प्लस सप्लाई करेगा। कृपया इसकी फोटो लिया जाए ताकि मैं अभी आगे बताऊं, प्लीज थोड़ा फास्ट जल्दी से। बच्चा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये आपने बर्च रिडक्शन सुना होगा और आपकी क्लास में भी होगा बर्च रिडक्शन। खैर कोई बात, इसको हटा रहा हूं मैं। आज का सब प्रिपेयर कर लेना, जितना भी टॉपिक आज तैयार कर लेना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में कल न्यू ईयर, नए साल की मतलब ऐसे तरीके से मनाया जाता है, वैसे आपके वहाँ नया साल तो दिवाली में आता है। फिर भी बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू ईयर्स के दिन कुछ ना कुछ आप मन में सोचिए, थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, थोड़ा संघर्ष करिए, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट में डालिए बच्चों। थोड़ा सा सुबह जल्दी से उठिए, रात को 12 बजे तक सो जाइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। देखिए बच्चों, अगर यदि आप सोच रहे हैं कि हम चलो ठीक है सुबह आधे घंटे लेट से जुड़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो बच्चों जो आप आधे घंटे लेट से जुड़ के जो काम कर रहे हैं बच्चों, यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो वो आधे घंटा नहीं, आपका दिन में कम से कम 2 घंटा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको चीज़ों को आसान तरीके से सिखा दूंगा ना। लेकिन मान लीजिए कि मेरे अनुपस्थिति में बाद में सीखना चाहते हैं, तो बाद में सीखेंगे तो दिक्कत होगी। हम ये नहीं कह रहे कि बाद में कोई सिखा नहीं पाएगा, बहुत लोग सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। खैर कोई बात नहीं। ये लिक्विड अमोनिया, मुझे बताओ क्या ये एंटी एडिशन होगा? क्या ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का सीन है? क्या ये बर्च रिडक्शन है? एंटी एडिशन, एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन सामने से आएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे जाएगा। मुझे बताओ, सबसे बड़ा देखो, पहले क्या करो भाई, डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, ये सबको पता है भाई। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल बॉन्ड में जाएगा। आप क्या करो, एक हाइड्रोजन ऐसे पहले दिखा दो, सॉरी एक आर ऐसे दिखा दो और एक आर ऐसे दिखा दो। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन ऐड होने वाला है एंटी ऐड होने वाला है। एंटी मतलब एक हाइड्रोजन अगर इधर से ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन इधर से भी इधर से ऐड होगा, तो क्या बन गया? ट्रांस बन गया। देखो एंटी एडिशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लिक्विड कैटलिस्ट है। सिंपल है ना, कितना आसान काम है ना। अच्छा, पार्शियल, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोजन, पार्शियल मतलब समझ रहे हैं ना, पार्शियल हाइड्रोजन। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से देखिएगा ऐसा कैसे हुआ, है ना। पहला मैकेनिज्म है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। सोडियम भाई मेटल है, मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। तो ये बच्चों ये क्या करता है, ये सोडियम में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। सोडियम, ये सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो सोडियम जैसे इस कार्बन के पास आता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या करता है ना, ये सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ना, ये जो कार्बन का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये बच्चों ये बराबर टूटता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बता रहा था, क्या मैंने आपको होमोलाइटिक फिजन बताया? होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन क्या मैंने, मैं फिर से सही कर देता हूँ, कृपया परेशान ना हो, है ना। जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कभी होमोलाइटिक फिजन के बारे में कुछ बताया? होमोलाइटिक फिजन मैंने 2 प्रकार से बताया।
बॉन्ड बच्चों दो प्रकार से टूटता है, बताया था ना मैंने, एक बॉन्ड जो बराबर टूटे और एक बॉन्ड जो बराबर ना टूटे। जब कोई, जैसे मुझे बताओ HCl का बॉन्ड बराबर टूटेगा क्या? नहीं, बराबर नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि HCl का बॉन्ड जब भी टूटेगा तो क्लोरीन पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो उसको बोलते हैं आयन, और उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन मतलब बॉन्ड का बराबर ना टूटना। लेकिन मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बराबर टूटेगा? बिल्कुल बराबर टूटेगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, और बाद में फ्री रेडिकल बनेगा। क्यों? बताया था ना। और इसी को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। देखो बच्चों, होमोलाइटिक फ्यूजन से ना फ्री रेडिकल बनता है। सर हमको कैसे पता होमोलाइटिक फ्यूजन हो? जब कभी भी ना कोई भी बराबर, जैसे ये देखो, मान लीजिए आपने मेथेन और सॉरी मान लीजिए आपने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहा, ऐसे मिथाइल मिथाइल के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहा, मान लीजिए आपने क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहा, तो बच्चों ये सब के सब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन किसे कहते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी बॉन्ड बराबर टूटे, और बराबर टूटने पे ना उस पर फ्री रेडिकल ऐसे आ जाते हैं, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ। और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जब बराबर ना टूटे, तो ये तो आपको पता चल गया ना होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। तो बच्चों होता क्या ना कि ये जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है ना, तो इससे ये जो पाई बॉन्ड है ये होमोलाइटिकली टूटता है, ऐसे होमोलाइटिकली टूटता है। अब जब ये होमोलाइटिकली टूटेगा तो मुझे बताओ क्या सीन होगा? जब ये होमोलाइटिक टूटेगा तो होगा क्या कि इस एक ये पाई बॉन्ड तो बचा ही भाई, दो बॉन्ड ऐसे बचा, दो बॉन्ड, तो एक कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा और दूसरे कार्बन फ्री रेडिकल आ गया, इस प्रकार का ऐसा सीन बन जाएगा। क्यों? इस प्रकार का ऐसा सीन बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। होमोलाइटिक फ्यूजन समझ में आ गया ना? होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। अब बच्चों होगा क्या, मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब होगा ये कि इसके बाद का प्रोसेस ये है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगेगा, तो इस रिपल्सन से कम करने के लिए जानते हो क्या होगा? ये दोनों अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। क्यों ऐसा होगा? ताकि इनके बीच में रिपल्सन सबसे कम लगे, धक्का मुक्की कम लगे। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट होंगे, धक्का मुक्की कम लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे पेयर करेगा। मुझे एक बात बताओ, जहां पे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर किया वहां पे क्या हुआ? ये तो कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तभी भी है, और बच्चों ये डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास क्या दो इलेक्ट्रॉन हो चुके, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दिया, तो क्या इस पे माइनस हो चुका, माइनस, और ये ऐसे आर हो गया। तो बच्चों इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इसी प्रोसेस का कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में क्या होगा, लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? अब H+ सप्लाई करेगा और इस पे चिपकाएगा। तो बच्चों इस प्रोसेस क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। मुझे पता प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा। प्रोटोनेशन के बाद ये R तो ऐसे रहेगा, C के पास एक फ्री रेडिकल जो पहले से था बच्चों, ये डबल बॉन्ड भी ऐसे था, इस पे एक H जुड़ गया, H जुड़ गया, ऐसे R बन गया। तो बच्चों आपने एक बार इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन करा दिया, अब क्या करोगे? अब दोबारा कराओ। दोबारा मतलब आपके पास फिर से सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, अब यहाँ पे जाकर अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा मुझे बताओ? जब यहाँ पे अटैक करेगा तो फिर ये कार्बन क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सब माइनस हो जाएगा। क्यों? और ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये हाइड्रोजन और ये R। अब क्या करो? अब इसके बाद फिर प्रोटोनेशन करा दो। प्रोटोनेशन मतलब लिक्विड अमोनिया यूज कर लो। लिक्विड अमोनिया जैसे यूज करोगे तो इस पे H+ जाकर सप्लाई कर देगा, तो ये देखो आंसर बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया क्या? मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। देख लो, किसी को मैकेनिज्म अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मैंने कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म में काम नहीं किया। देखो भाई एक बार सुन लो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने इस बॉन्ड को बराबर तोड़ा तो ये फ्री रेडिकल बना। फिर सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, चूंकि ये दोनों अपोजिट दिखा देता हूं। अपोजिट क्यों दिखा देता हूं? क्योंकि दोनों अपोजिट रहेंगे तभी तो रिपल्शन कम लगेगा। तो सब इस पर माइनस आ गया। अभी जब इस पर माइनस होगा तभी इसी पर तो H+ जाकर चिपकेगा। अब इस पर H+ आपने चिपका दिया, तो इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होगा। अब ये काम इस पे कराइए, फिर इलेक्ट्रोनेशन कराइए, इस पर माइनस आ जाएगा, फिर प्रोटोनेशन करा दीजिए। आप देख लीजिए एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें R ऊपर रहा होगा, इसमें R नीचे रहा होगा। एंटी एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्री रेडिकल बना था उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट थे। अपोजिट क्यों थे? ताकि उनके बीच में रिपल्सन कम लगे, वो ज्यादा स्टेबल हो। तो मुझे बता दीजिए, क्या आपको इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन समझ में आ गया?
क्या ये भी आपको समझ में आ गया कि बर्च रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन मैकेनिज्म होती है जिससे आपका एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या किसी को डाउट है इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन क्या होता है? सिंपल है, याद रखिएगा। पहले फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल टूटता है, बराबर टूटता है, ट्रिपल बॉन्ड फ्री रेडिकल बराबर टूटता है, फिर इलेक्ट्रोनेशन होता है, फिर वो इलेक्ट्रोनेशन पे वहां माइनस हो जाता है, फिर वहां प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर ये काम दूसरे कार्बन पे होता है, इलेक्ट्रोनेशन फिर प्रोटोनेशन फिर प्रोडक्ट बन जाता है। क्या मैं इस बात को हटाऊं? समझ में आ गया? आगे बढ़े, कुछ आना बोलो, अगर किसी को दिक्कत है दोबारा बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, बोलो। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन हटा रहा हूं उसको, तो साहब इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। ओके, किसी कुछ पूछना है क्या? अच्छा, जब जब इलेक्ट्रॉन सॉरी जब जब वो फ्री रेडिकल टूटेगा, दोनों बॉन्ड बराबर टूटेगा, तो बच्चों याद रखिएगा दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड चला जाए। क्यों? क्योंकि मुझे अगर सेम साइड इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों इनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रोनेशन करा के इधर ही हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ दो। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एंटी एडिशन होता है, और मैंने आपको मैकेनिज्म की बात प्रूफ भी कर दी। खैर, बात शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट ना, पहला रिएक्शन शुरू करते हैं। पहला बच्चों ये है आर सी, ऐसे है। मुझे बताइए कौन सा एल्काइन है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। सही आता। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज किया। तो क्या ये बर्च रिएक्शन करेगा? बिल्कुल बर्च रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रोक देगा और एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे? जरा देखो, पहले डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड, और एक आर तो यहाँ है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन के द्वारा, एक आर अगर यहाँ है तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एल्कीन। कौन सा एल्कीन बन जाएगा? ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। ऐसा हो जाता है। ठीक है? आता ये नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूं बच्चों, लेकिन एक जरा आश्चर्य की बात सुनिए, एक आश्चर्य की बात सुनिए। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं टर्मिनल ले लूं, टर्मिनल। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही बच्चा गलती करता है। जब आप टर्मिनल लेंगे और आपने सोचा कि टर्मिनल से मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करूं और यहां पे रिडक्शन हो जाएगा, तो बच्चों ये गलत है। टर्मिनल एल्काइन बर्च के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये टर्मिनल वाला है, ये टर्मिनल एल्काइन कभी भी ना बर्च रिडक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब इसका रीजन सुनिए। आपको तो अच्छे से पता है कि टर्मिनल एल्काइन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। और जब भी कभी एसिड किसी मेटल के साथ मिले, याद करिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी, जब भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन में कोई मेटल आप यूज करेंगे तो आप याद करिए कि वहां पे H2 गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और इसको एसिड बेस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बर्च रिएक्शन नहीं होता, यहाँ रिएक्शन होता तो सही है लेकिन इसको एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन मतलब ये आपका टूटेगा, है ना। देखो जब मैं इस रिएक्शन को करा रहा हूँ तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ये माइनस होगा और सोडियम इस पे आके चिपकेगा, मतलब कुल मिला के एक सॉल्ट बन जाता है। और आपको पता है ना, किसी मेटल को अगर एसिडिक हाइड्रोजन यूज करते हैं तो वहां पे H2 गैस रिलीज होता है, ये तो हमने पीओसी में देखा था। बैलेंस कर लेते हैं। तो जरा मुझे एक बात बता दो, नॉन टर्मिनल के साथ बर्च रिडक्शन एल्कीन बनाता है, लेकिन टर्मिनल के साथ बर्च रिडक्शन नहीं होता। क्या होता है? टर्मिनल के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। गलती से ना कभी टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्कीन मत बना देना। अच्छा, अगर हमें टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्कीन बनाना था, हम क्या यूज करेंगे? हम लिनडार्ड कैटलिस्ट यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फोटो ले लो यार फास्ट। आगे देखते हैं ना, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चा मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूं, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं।
यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। मुझे बताओ क्या ये टर्मिनल एल्कीन है? क्या ये टर्मिनल एल्कीन है? नॉन टर्मिनल एल्कीन, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कीन है ना, नॉन टर्मिनल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बच्चों नॉन टर्मिनल में बर्च रिडक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे, नो रिएक्शन, इसको आप याद रखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सर इसमें कमाल की बात क्या है, ये तो पहले से भी नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चों कमाल की बात सुनो, कमाल की बात यह है कि यदि आपने टर्मिनल एल्कीन ले लिया, टर्मिनल एल्कीन, और यदि आपने बर्च रिडक्शन कराया, टर्मिनल एल्कीन ले लिया, टर्मिनल की बात कर रहा हूं मैं, यदि आपने टर्मिनल एल्कीन ले लिया, बर्च रिडक्शन कराया, तो ये रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्केन बन जाता है। तो भाई साहब आपको इसको याद रखनी पड़ेगी, क्या याद रखनी पड़ेगी? नॉन टर्मिनल एल्कीन बर्च के साथ रिडक्शन नहीं करता है, लेकिन टर्मिनल एल्कीन बर्च के साथ रिडक्शन कर लेता है, टर्मिनल एल्कीन। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए, थोड़ा फास्ट लीजिए इसकी फोटो, फास्ट ले लिया इसकी फोटो, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, आप बेंजीन के बारे में सुनिएगा, ध्यान सुनिए। बेंजीन की तीन, आपको पता है, एक तो खुद बेंजीन होगा, एक बेंजीन पे EWG ग्रुप लगाएंगे, एक बेंजीन पे ERG ग्रुप लगाएंगे। बच्चों पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म सिखा दूंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए कभी आपने बेंजीन का बर्च रिडक्शन करा है, बेंजीन का, सपोज मान लीजिए कभी आपने बेंजीन का बर्च रिडक्शन करा है, ध्यान सुनिएगा, ये बेंजीन का आपने क्या करा है, बर्च रिडक्शन करा है। तो बच्चों बेंजीन के बर्च रिडक्शन में 1,4 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है। 1,4 मतलब मान लीजिए आपको इसको 1 मान लीजिए, मान लीजिए इसको 4 मान लीजिए। तो जब भी कभी बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराते हैं, बेंजीन में 1,4 एडिशन होता है। 1,4 एडिशन मतलब क्या मतलब ये हुआ कि 1 और 4 पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता है। क्यों जुड़ता है यही बताऊंगा। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन तो पहले से था बेंजीन के पास, भाई बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन पहले से होता है, एक हाइड्रोजन आपने फिर जोड़ दिया 1 पे। बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन तो पहले से होता है, एक हाइड्रोजन आपने फिर जोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड को बीच में आ जाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन। आपको पता है ना बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन पहले से होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, और आपने बर्च रिडक्शन कराया। तो बर्च रिडक्शन क्या करता है? रिडक्शन मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो वो 1,4 पे सप्लाई करता है। 1,4 पे ही क्यों करता है, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जब भी कभी बेंजीन का क्वेश्चन आए और बोले साहब बर्च रिडक्शन कराना, तो आप यही एल्किन बनाएंगे, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोडाइन बनाएंगे, हेक्साडाइन बनाएंगे, साइक्लोहेक्साडाइन बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि बच्चों, आप मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं कोई इसमें EWG लगा रहा हूँ, EWG ग्रुप लगा रहा हूँ, EWG लगा रहा हूँ, और इसमें एक हाइड्रोजन पहले से, EWG बता रहा हूँ मैं, इसमें एक हाइड्रोजन पहले से। तो बच्चों अगर आपने किसी बेंजीन में EWG ग्रुप लगाया, EWG समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आपको तो अच्छे से पता है। तो बच्चों उसमें भी 1,4 एडिशन होता है, EWG ग्रुप यहाँ भी होगा, ये रहा EWG ग्रुप, और इसमें भी प्रोडक्ट सेम का सेम बनता है, बस EWG अगर आप है तो उसको सम्मान के EWG आप यहाँ भी लिख दें, मतलब इसमें प्रोडक्ट वही बनता है। EWG मतलब 1,4 एडिशन होता है। मैं एक बार फिर सुन लीजिए, बर्च रिडक्शन में बेंजीन में 1,4 एडिशन होता है, बर्च रिडक्शन में बेंजीन में EWG में 1,4 एडिशन होता है। ऐसा क्यों होता है आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ERG ग्रुप कोई लगा दी, ERG, तो बच्चों ERG ग्रुप लगाने पे ना 1,4 एडिशन नहीं होता है, ERG ग्रुप लगाने पे 2,5 एडिशन होता है, 2,5 का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने पहले वाले को, ये जहां पे ERG लगाकर आपने उसको E बोला, 1 बोला है, तो 2,5 एडिशन होगा, मतलब 2 और 5 पे जुड़ेगा। 2 5 समझ ना, अगर आप इसको 2 बोलेंगे तो 5 इसको बोलेंगे, यही तो होगा ना, 2 और 5 एडिशन, 2 और 5 पे एडिशन होगा, तो 2 5 पे एडिशन कर लो। एक हाइड्रोजन तो पहले से रहता है, एक हाइड्रोजन आपने ऐड कर लिया, एक हाइड्रोजन पहले से रहता है, एक हाइड्रोजन आपने ऐड कर लिया, जब आपने ऐड किया तो डबल बॉन्ड इसको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2,5 एडिशन। सिंपल है ना, कैसा हुआ? अब मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, मैकेनिज्म बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए कैसे, मतलब इसका प्रोडक्ट याद करने का टेक्निक। अच्छा पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे। मैकेनिज्म सुन लीजिए बच्चा, वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। कैसे प्रोसेस है? जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, सब लोग ध्यान देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है ऐसे,
और बेंजीन में ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे बना है और ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या ना बच्चों, सबसे पहले ये होता है कि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर सप्लाई करेगा ना, किसी भी एक, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड बराबर टूटता, फ्री रेडिकल टूटता। मैं ये बना देता हूँ। तो जब ये फ्री रेडिकल टूटता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता। ध्यान सुनिएगा, ठीक है यहाँ तक भाई। सोडियम इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये बॉन्ड बराबर टूटता है, टूट गया यहाँ पे। अब सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देता है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, ऊपर वाले को यहाँ दे देगा, आप सोचिए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इस माइनस और इस इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन से बचने के लिए ये रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा बच्चों, तो रेजोनेंस कर करके ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इसके बाद क्या करो, आप प्रोटोनेशन करा लो, प्रोटोनेशन करा लो। प्रोटोनेशन एक बार यहाँ कराओ, देखो जरा, आपने प्रोटोनेशन करा दी एक बार यहाँ, फिर इलेक्ट्रोनेशन कराओ, इलेक्ट्रोनेशन एक बार यहाँ कराओ, तो ये माइनस बन जाएगा। फिर एक बार प्रोटोनेशन कराओ, ये देखो प्रोटोनेशन, एक बार प्रोटोनेशन हो गया। याद रखिएगा हाइड्रोजन यहाँ भी पहले से था। देख रहे हो ना इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन कैसे हो रहा है। मैं आपको वो पेज ओपन कर देता हूँ जिससे आपको सुविधा हो। वो पेज ओपन कर देता हूँ, है ना, ताकि हम लोग डायरेक्ट उसी को देख ले, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक खत्म हो जाए, खत्म हो भी जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन जरा देख लीजिए जरा बच्चों, जरा ध्यान देखिएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड बराबर टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड बराबर टूटा, ये बॉन्ड आपका बराबर टूटा, ये बॉन्ड बराबर टूटा, ठीक है। जब ये बॉन्ड बराबर टूटेगा, जब ये बॉन्ड बराबर टूटेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन हो गया। अब चूंकि ये फ्री रेडिकल धक्का मुक्की से बचने के लिए रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ चला आएगा। अब फिर प्रोटोनेशन, एक बार प्रोटोनेशन यहाँ करा दो, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोनेशन कराओ, तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन था वहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर प्रोटोनेशन करा दो, तो मुझे बताओ क्या ये 1,4 पे एडिशन ही तो हो रहा है, 1,4 ही तो हो रहा है, 1,4 एडिशन हो रहा है। अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। मान लीजिए कि ये बेंजीन है सपोज, और बेंजीन में आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोनेशन के बाद यहाँ माइनस बन रहा है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, यदि यहाँ पे कोई ERG ग्रुप लगाओ, ERG ग्रुप लगाओ, ERG, पहले मैं EWG ले रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई EWG ग्रुप लगा हो, तो क्या EWG ग्रुप की प्रेजेंस में ये कार्बेनाइन, ये जो कार्बेनाइन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो मुझे बताओ ये कार्बेनाइन यही रहना पसंद करेगा? जब ये कार्बेनाइन यही रहना पसंद करेगा, हाँ हेलो भैया आइए, ठीक है आइए। नहीं भैया आप आइए, मैं थोड़ा सा क्लास में, आइए आइए। तो ये इलेक्ट्रोनेशन हो गया। यहाँ पे ERG ग्रुप यदि आपने लगाया तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पाइप, कोई बॉन्ड तोड़ रहे हैं और तोड़ के यहाँ पे लोन पे रख रहे हैं, यहाँ पे लोन पे रख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन कराने पे यहाँ माइनस बन रहा है, और इसके ऊपर अगर EWG ग्रुप हो तब कोई तकलीफ नहीं है, एडिशन कराओ, 1,4 एडिशन करा लो। लेकिन मुझे बता दो, अगर यहाँ पे ERG हो तो ERG होगा तो ये बराबर तो टूटेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रोनेशन आपको यहां कराना पड़ेगा 2 नंबर पे। इलेक्ट्रोनेशन यहां क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेशन कराने पे यहाँ पे जो माइनस बनेगा ना, ये इससे बेचारा दुखी तो नहीं होगा कम से कम, इसलिए यहाँ पे 2,5 एडिशन होता है। समझ नहीं रहो यार, हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एक बार फिर जरा देखो, मैं एकदम बड़ा बड़ा कर बना के दिखा देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिए। जैसे बेंजीन में आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐसे बना देना, बना दिया, और आपको इलेक्ट्रोनेशन कराना, इलेक्ट्रोनेशन कराने के बाद यहाँ पे माइनस बना देना, लो बना दिया माइनस। अगर यहाँ पे गलती से EWG ग्रुप हो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, माइनस यही बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने ERG हो तो बोलो बताओ, तो ERG हो तो यहाँ पे जो आप माइनस बना रहे हो वो गलत है ना, फिर ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फ्री रेडिकल तो ऐसे ही बनेगा।
लेकिन इस बार इलेक्ट्रोनेशन यहाँ नहीं, इलेक्ट्रोनेशन यहाँ 2 नंबर पे हुआ। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे इलेक्ट्रोनेशन पे कार्बन आयन बनने पे फायदेमंद है। जब इलेक्ट्रोनेशन यहाँ पे सेकंड पे पहले तो हो रहा था, प्रोटोनेशन भी तो यही होगा, इसलिए 2 और 5 होता प्रोटोनेशन। क्यों? रेजोनेंस का तुरंत यहाँ चला जाएगा। समझ गया ना कि ERG पे 2,5 क्यों होता है और EWG पे 1,4 क्यों होता है? तो ये सब ये क्वेश्चन का आंसर है, ERG EWG पे ऐसा होता है। कोई बात नहीं, आप जैसे इसको एक बार फिर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 2,5 और ये 1,5 क्यों है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कम से कम ये रिएक्शन तो याद रखनी पड़ेगी। जरा एक क्वेश्चन देख लो, कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बताओ, क्या ये बेंजीन पे जो ग्रुप है वो क्या EWG है? EWG, EWG सबको दिख रहा है, EWG है। क्या हमने बर्स्ट डिडक्शन करा रहे हैं? बर्स्ट डिडक्शन, ठीक है। तो बेंजीन में EWG हम बर्स्ट डिडक्शन करा रहे हैं, बात समझ में आ गई? तो जैसे हम बर्स्ट डिडक्शन करा रहे हैं, मुझे बताओ कौन सा एडिशन होगा? क्या 1,4 एडिशन होगा? 1,4 लो, 1,4 एडिशन हो गया। मुझे बताओ क्या ये OCH3 है? क्या ये ERG है? तो कौन सा एडिशन हो? 2,5, या तो 2 नंबर ये ले लो, 2,5 2,5 ये ले लो या ये ले लो, बात वही। ठीक है बच्चों, अब एक थोड़ा सा रिएक्शन बता रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, ये केवल एक्स्ट्रा में लिख दे के मतलब ये केवल आप ज्ञान की तरफ पे रखे रहना। क्या ज्ञान की तरफ रखे रहना कि बच्चों अगर कहीं भी अगर आप ऐसा लिखा हो, किसी मतलब ऐसे एरो बनाया ऐसा लिखा हो, B2S6 लिखा हो और सॉल्वेंट के रूप में THF लिखा, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफेनॉन सॉल्वेंट है, और उसका जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिखा हो या कोई एसिड लिखा हो, कोई भी एसिड लिखा हो, तो समझ लेना कि उसको हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बोलते हैं। बस इसका नाम याद रखना और इसका काम याद करना। इसका काम क्या है कि ये एक समय में ये केवल एक पाई बॉन्ड उड़ाता है। देखो, रिड्यूस 1 पाई बॉन्ड इन 1 रिएक्शन, और दूसरी बात क्या है कि हमेशा सिन एडिशन होता है। तो ये बच्चों केवल एक पाई बॉन्ड एक समय में उड़ाएगा। अब कैसे पता मुझे बताओ? ये ट्रिपल बॉन्ड है, आपने हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करा है, एक पाई बॉन्ड उड़ा देगा। ये देखो, ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, कुछ भी हो, अगर आप HBr कराएंगे तो सीन एडिशन होगा, ये देखो सी सेलिन बन जाएगा। मान लीजिए कि आप एक बार और HBr कराना चाहते हैं, एक बार और करा लो तो ये एल्केन बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार HBr यूज करने से केवल एक पाई बॉन्ड ही गायब होता है, और ये भी सीन एडिशन होता है। बहुत सिंपल है, इसमें हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। और बच्चों ये देखो HBr, ये देखो, आपको पता ना एल्डिहाइड को, कीटोन को, डबल बॉन्ड को बेचारे, मतलब एल्डिहाइड को, कीटोन को, इसको तो सबके सब रिड्यूस कर देते हैं। एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, कीटोन को सेकेंड डिग्री में यूज कर देता, बाकी तो एल्कीन को एल्केन में चेंज करेगा ही। ये बात याद रखिएगा। मैंने थोड़ा सा एक नॉलेज की बात रख दी। क्या नॉलेज की बात रख दिया कि हमने जो हाइड्रोबोरेशन कराया ना, हाइड्रोबोरेशन में जो डाइबोरेन यूज होता है, डाइबोरेन, वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? कि वो गैसेस फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में होगा तो भाई उसके उड़ जाने का बहुत खतरा। मान लीजिए आपने हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कराया, तो बच्चों उसमें गैसेस फॉर्म में तो हो सकता है उड़ जाए, उड़ेगा तो रिडक्शन हो नहीं पाएगा। तो बच्चों इसकी जगह पे डाइबोरेन, ये जो डाइबोरेन है इसकी जगह पे एल्काइल बोरेन यूज कर लो, डाई एल्काइल बोरेन यूज कर लो, या 9BBN। 9BBN का पूरा नाम होता है 9 बोरा साइक्लिक 331 नोनेन। आपको 9BBN याद करना है, तो बच्चों इसकी जगह पे ये यूज करते हैं ना, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आसानी से हो जाती है, और जो रिडक्शन का जो खतरा वो आपका मेंटेन रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी तो रिएक्शन आसान है ना, रिएक्शन तो सिंपल है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ये आप खुद स्टडी करें, खुद पढ़ लें। नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास कल होगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। बच्चे ये मान के चले कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस समाप्त हो चुका है, जो मुझे बताना था। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो आपको नीट में आने वाला में समाप्त हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टाइम में आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस समाप्त हो चुका है, ये रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने वाले, इसका नाम है मेटल हाइड्राइड। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को यही क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी आनंद सर की क्लास है, मुझे थोड़ा पहले छोड़ना पड़ेगा, और इसका हम लोग कल मिलते हैं। लेकिन कल आने से पहले बच्चों ये पूरा पेज पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। किसी कोई दिक्कत हो तो बाय कॉल मुझे पूछ सकता है। ठीक है, सभी गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।